Alright, let's start with the explanation of trigonometry. And today, inshallah, we are going to cover few aspects of trigonometry. इसमें इस टॉपिक में थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह इसमें है कुछ चीज़ें, बट हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहली चीज़ से। ट्रिग्नोमेट्री हमने जब ओ लेवल्स या आईजीसी में पढ़ी थी तो हमें बताया जाता है द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग मीन्स ट्रायंगल्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ट्रिग मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। So trigonometry is basically measurement of triangles. ये हमने पढ़ा है। And we have studied sine rule, cosine rule, bearings and what not. बहुत कुछ हमने पढ़ा है, right? बट वो तमाम चीजें जो हमने वहां पढ़ी हैं उससे कुछ हटकर अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मतलब वो चीजें तो इस्तेमाल होती ही हैं ट्रिग्नोमेट्री की। साइन रूल, कोसाइन रूल तो हमने सर्कुलर मेजर वगैरह में इस्तेमाल होते हुए देखा था ना। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हमने शायद पहले नहीं पढ़ी थी वो अब हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। जब ट्रिग्नोमेट्री हमें ओ लेवल्स की आईजीसीएस में पढ़ाई गई थी तो हमें बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स में कुछ बच्चे इस तरह से याद करते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। कुछ बच्चे ये टर्मिनोलॉजी फॉलो कर रहे होते हैं, जिसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर जो है उसको ऑपोजिट कहा जाता है, जो बेस है उसे एडजेसेंट कहा जाता है। अब ओल्ड टर्मिनोलॉजी, एक टर्मिनोलॉजी ऑपोजिट और एडजेसेंट वाली है और एक टर्मिनोलॉजी परपेंडिकुलर और बेस वाली है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इफ वी कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे बड़ा एंगल ट्रायंगल का जो है वो 90 डिग्री होता है। वी नो दिस, राइट? राइट, द लॉन्ग द बिगेस्ट एंगल इज 90 डिग्री। इसके सामने जो साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, एच। और एक एंगल होता है थीटा। थीटा जो है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको कहा जाता है ऑपोजिट या परपेंडिकुलर। ऑपोजिट क्योंकि थीटा के ऑपोजिट वाली साइड है, और थीटा के जो बराबर वाली साइड होती है उसको कहा जाता है एडजेसेंट या बेस। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहा जाता है हाइपोटेनस। एंगल थीटा के सामने वाली साइड को कहा जाता है ऑपोजिट या परपेंडिकुलर, और थीटा के बराबर वाली साइड को कहा जाता है एडजेसेंट या फिर बेस। सही है, ये बात हमने ओ लेवल आईजीसीएस से पढ़ी हुई। अब यहाँ सबसे पहली चीज हमें यही समझनी है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है ओ लेवल वाली, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, वहां तो पढ़ लिया था। यहाँ जो बताना है वो बेसिकली कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट बताना है, वो नोट पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा। पाइथागोरस हमने सीखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करते हैं। अ, और आपके सामने लिखा हुआ है साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एंड tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। या ओ की जगह पी और ए की जगह आप बी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या हम ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब नोट जरा पढ़ लेते हैं। इफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन द अदर टू कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। बड़ी अहम बात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम ये पढ़ते थे कि अगर हमें कभी रेशियो दिया हुआ है तो हम एंगल निकाल सकते हैं, और अगर हमें एंगल पता चल जाएगा तो कोई एक साइड पता चल सकती है उस रेशियो का फॉर्मूला इस्तेमाल करके। जैसे अगर साइन 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमारे पास बेस अगर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, और अगर हमारे पास थीटा मौजूद है और हाइपोटेनस मौजूद है तो हम ऑपोजिट निकाल सकते हैं। इसी तरह कोई और साइड होगी तो हम निकाल सकेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है चीजें, लेकिन हम यूजुअली यूज ऑफ कैलकुलेटर कर रहे होते हैं। बट यहाँ हमें ये सीखना है कि अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो वी कैन फाइंड द अदर टू विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। असल यहाँ पर सीखना यह है कि बगैर कैलकुलेटर के इस्तेमाल के कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बेसिस पर बाकी दो निकाल सकते। अच्छा, बाज़ों का सवाल ऐसा होता है कि हम चाहकर भी कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि लेटर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं और हम कैलकुलेटर से को इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो बहरहाल इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 रखता हूं, फिर इंशाल्लाह हम आगे एग्जांपल नंबर 2 को भी देखेंगे। गिवन दैट थीटा इज एन एक्यूट एंगल मेजर्ड इन रेडियंस।
सर्कुलर मेजर में हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास एंगल के दो यूनिट्स होते हैं, कभी कभार डिग्री की बात होती है, कभी कभार रेडियन की बात होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक उसूल आप याद रखें, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिया हुआ होता है तो वो हमेशा बयान करता है, किसी ना किसी तरह मुझे पैगाम पहुंचाता है कि यहाँ डिग्री में काम करना है या रेडियस में काम करना है। सर्कुलर मेजर में हमने कहा था कि बाय डिफॉल्ट सर्कुलर मेजर के सवाल को अपने रेडियन मोड पे डील करना होता है। बट एज फार एज ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न, यहाँ पर क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में तो साइन कॉस टैन सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है डिग्री और रेडियन की। अगर एग्जामिनर ने कहा है कि काम डिग्री में करना है तो डिग्री मोड पे करना पड़ेगा, अगर एग्जामिनर ने कहा है रेडियन में काम करना है तो रेडियन मोड पे करना पड़ेगा। यहाँ गलती होगी तो यू विल लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स, राइट? सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स एट दिस in this topic. So what you have to do is you have to be very, very careful when you are reading the question. Let's suppose whenever you think that the angle unit is radians, you have to work in radians. And if the angle unit is degrees, then you have to work in degrees. So you have to be very, very careful regarding this, right? कि डिग्री में काम करना है या रेडियन में काम करना है। तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है विच इज मेजर्ड इन रेडियंस एंड tan थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा। अब बच्चा कहता है सर इसमें क्या मुश्किल है, tan थीटा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है तो पहले थीटा निकालने के लिए tan को वहां भेज देंगे, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, और फिर जो भी tan इनवर्स 2 की वैल्यू कैलकुलेटर से आएगी उसको आप उसके ऊपर आप साइन लगा देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर से। और अगर उसको आप कॉस थीटा की उसको उसके ऊपर कॉस लगाएंगे उस एंगल के ऊपर तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हमें एग्जैक्ट रेशो निकालना है, और एक और इंडिकेशन आपको मैं बता रहा हूँ कि विदाउट कैलकुलेटर निकालना, विदाउट कैलकुलेटर काम करना है। तो ये कैसे करें, बगैर कैलकुलेटर कैसे करें? तो ये बात है ना कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो तो हम बाकी दो निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। वो कैसे, अब ये समझना है, ये स्किल हमने पहले नहीं सीखी। तो ये स्किल ये कहती है कि बेटा जो आपको रेशियो दिया हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू 2, एक रेशियो दिया हुआ है और आपसे बाकी दो रेशियोज पूछे जा रहे हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आपसे पूछा जा रहा है और tan थीटा आपको दिया हुआ है, तो कैसे मैं बगैर कैलकुलेटर के tan थीटा की बेसिस पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू डिटरमिन करूं? तो ये स्किल ये है कि जब भी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो पहले देख लें कौन सा वाला है और फिर सोच लें कि उसका रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है। तो tan थीटा का आप सब जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। या तो आप पढ़ते होंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि परपेंडिकुलर को ऑपोजिट और बेस को एडजेसेंट कहा जाता है। और मेरी आदत जो है ना वो परपेंडिकुलर बेस कहने की नहीं है, मैं यूजुअली ऑपोजिट एडजेसेंट ही लेकर चलता हूँ, इसलिए अब मेरी वर्किंग जहां भी होगी वहां मैं ऑपोजिट और एडजेसेंट की बात करूंगा, परपेंडिकुलर और बेस की बात नहीं करूंगा। लिहाजा आपने इसी टर्मिनोलॉजी को फॉलो करना है। मैंने आमने सामने लिख दिया था कि ऑपोजिट को परपेंडिकुलर और एडजेसेंट को बेस कहा जाता है। आई विल बी यूजिंग ओ एंड ए रादर देन पी एंड बी। सही है, अब मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। अब tan थीटा इज इक्वल टू 2/1, 2 आपका है ऑपोजिट और 1 आपका है एडजेसेंट, और आपको साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। तो भाई अगर आपको ऑपोजिट 2 और एडजेसेंट 1 पता है, अच्छा इसमें एक कंफ्यूजन आ सकती है, सर हो सकता है tan थीटा की वैल्यू 4/2 हो, एक्चुअल ऑपोजिट 4 हो और एक्चुअल ऑपोजिट 2 हो। ये भी हो सकता है कि एक्चुअल ऑपोजिट 3 और एक्चुअल एडजेसेंट 3 हो, या एक्चुअल ऑपोजिट जो है वो 100 हो और एक्चुअल एडजेसेंट की जो लेंथ है वो 50 हो। तो सिंप्लीफाई होने के बाद 2/1 आया हो, तो हम कैसे ऑपोजिट को 2 मान लें जबकि दर हकीकत ऑपोजिट 2 नहीं है, और कैसे एडजेसेंट को 1 मान लें जबकि दर हकीकत एडजेसेंट 1 नहीं है? तो बेटा बात यह है कि मुझे एक्चुअल लेंथ का तो पता होना ही नहीं है ना, उसकी तो मुझे नीड ही नहीं है। मुझे रेशो दिया हुआ है और निकालना भी रेशो है। मुझे tan थीटा का रेशो दिया हुआ है और रेशो भी साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जो निकालना है वो भी साइन थीटा कॉस थीटा का रेशो ही है। तो रेशो तो होता ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना, तो इसीलिए सिंप्लीफाइड चीज को ही मैं ऑपोजिट और सिंप्लीफाइड चीज को ही एडजेसेंट मान सकता हूं, क्योंकि मुझे जो निकालना है रेशो वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए। तो एक्चुअल ऑपोजिट, एक्चुअल एडजेसेंट, एक्चुअल हाइपोटेन्यूज क्या था और क्या नहीं था, इससे मुझे लेना देना नहीं होना चाहिए। जो मुझे दिया हुआ है उसको गनीमत समझते हुए उसी के जरिए मैं तीसरी चीज निकालूंगा। तो क्योंकि tan थीटा वाला जो रेशियो दिया हुआ है और tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, लिहाजा मुझे ऑपोजिट को मान लेना है कि वो 2 है और एडजेसेंट को मान लेना है कि वो 1 है। तो मेरा ऑपोजिट अगर 2 है और एडजेसेंट अगर 1 है तो यहां से मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर हो जाएगा। बेस की जगह हम एडजेसेंट स्क्वायर लिख सकते थे और परपेंडिकुलर की जगह
ऑपोजिट का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर करेंगे, और एच स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 है, 1 स्क्वायर 1 है, 4 + 1 5। हाइपोटेन्यूज हो जाएगी √5, स्क्वायर हटाएंगे √5। अब जहन में आ सकता है कि सर स्क्वायर हटाने पे प्लस माइनस भी आएगा, लेकिन प्लस माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है और लेंथ में हम प्लस ले रहे होते हैं। लिहाजा हाइपोटेन्यूज इज √5। हाइपोटेन्यूज आपका √5 आ गया। अच्छा, जैसे ही आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया, आपको फौरन रिकॉल करना है कि साइन थीटा क्या होता है भाई। साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बना बना लिया था मैंने, नहीं भी बनाते तो मसला नहीं था, इसके कोई मार्क्स नहीं है, अपने लिए बनाया मैंने। तो थीटा के सामने वाली साइड ऑपोजिट है, विच इज 2। थीटा के बराबर वाली, थीटा के एडजेसेंट वाली साइड एडजेसेंट कहलाती है, विच इज 1। और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। 2 और 1 को इस्तेमाल करके मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल ली। अब अगर मुझे साइन थीटा ढूंढना है तो इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच इज 2/√5, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर हमें cos थीटा तलाश करना है तो इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच इज 1/√5, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैंने आराम से एडजेसेंट और ऑपोजिट, सॉरी, साइन थीटा एंड कॉस थीटा के रेशियोज निकाल लिए टेन थीटा के रेशियो की बेसिस पर। कैसे? टेन थीटा जो है वो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, उससे मैंने अज्यूम कर लिया कि ऑपोजिट 2 है और एडजेसेंट 1 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब कुछ ना हो तो वो 1 होता है। अच्छा, सवाल क्या है सर, वेयर आर 2 एंड 1 फ्रॉम? टेन थीटा की वैल्यू 2 दी हुई है ना, तो टू टू के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। किसी भी नंबर के नीचे, किसी भी होल नंबर के नीचे जब कुछ ना हो, तो आपको ओ लेवल में भी सिखाया गया था, आईजीसीएसई में भी, कि रैशनल नंबर क्या होता है। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ a/b इज अ रैशनल नंबर। तो क्योंकि यहाँ 2 है और 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, ये सिखाया गया था। क्यों? क्योंकि 2:1। जब किसी नंबर में कोई इंटीजर या होल नंबर होता है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो ये जो है 2/1 है, लिहाजा टेन थीटा 2/1 है। और मुझे पता है कि टेन थीटा जो है वो सोका टोआ के मुताबिक ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। लिहाजा ऑपोजिट मेरा 2 हो गया और एडजेसेंट मेरा 1 हो गया। तो ऑपोजिट को 2, एडजेसेंट को 1 मानते हुए हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। तो वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाज गिवन एंड वी हैव सक्सेसफुली फाउंड द अदर टू। राइट? आई गेस आई हैव कम्युनिकेटेड माई सेल्फ वेल। मुझे बता दें कि यहाँ तक बात समझ आ गई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट भी कर लें और क्लियर एंड डन भी लिख दें, तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड देन। You are not clear, Hassan, about the रीजन बिहाइंड नॉट यूजिंग द कैलकुलेटर। इसलिए क्योंकि आपने सोचा होगा कि यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल ममनू भी नहीं है। इट इज नॉट इवन मेंशन्ड ओवर हियर कि कैलकुलेटर आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना, ये लिखा हुआ भी नहीं है। और आप जब कैलकुलेटर पे tan−1/2 एग्जैक्ट फॉर्म में लिखने के बाद साइन ऑफ tan−1/2 करोगे तो आपको 2/√5 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा होगा, मिल भी नहीं रहा होगा। वैल्यू फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में आ रहा होगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू फॉर्म में नहीं आएगा, और कैलकुलेटर आपको देगा भी रैशनलाइज फॉर्म में। वो देगा आपको 2√5/5, शायद दे देगा आपको। सही है, और इसमें आपको आंसर मिल जाएगा √5/5। तो रैशनलाइज फॉर्म में मिलेगा, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगला जो सवाल आ रहा है उसमें साइन थीटा दिया हुआ है लेकिन नंबर फॉर्म में नहीं दिया हुआ, सिंबल दिया हुआ, साइन थीटा इक्वल टू के। अब क्या करोगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके? कर ही नहीं सकते। साइन इनवर्स के किसी का अब्बा भी नहीं निकाल सकता। निकाल सकता है कोई साइन इनवर्स के? नहीं निकाल सकता ना। तो यहाँ कैसे आएगा फिर कॉस थीटा टेन थीटा? तो बताने का मकसद ये एक स्किल है, ये स्किल है जो सिखाना जरूरी है भाई, क्योंकि हर दफा नंबर्स नहीं होते। जब लेटर्स इन्वॉल्व होंगे तो फिर आप कैलकुलेटर के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपके पास ऐसा स्किल होनी चाहिए, इसकी स्किल सेट होनी चाहिए जिसके थ्रू आप बगैर कैलकुलेटर के काम कर सकें। वो मैं आपके अंदर डाल रहा था। सही है। तो बॉटम लाइन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा, उसके रेशियो को फॉर्मूला सोचेंगे, उससे तीसरी लेंथ निकालेंगे, मतलब तीसरी लेंथ का जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा वो निकालेंगे, और उसके थ्रू हम बाकी रेशियोज निकाल लेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, गिवन दैट थीटा इज एन एक्यूट एंगल मेजर्ड इन रेडियंस। अगला एग्जांपल अगर आपको नजर आ रहा है तो वो भी कोई इसी तरह का एग्जांपल। अच्छा, अभी आप एक और चीज नोट करेंगे, थीटा एज एन एक्यूट एंगल हर जगह लिखा है मैंने। इसकी भी खास वजह है कि अभी आपने ऑप्टियोस एंगल या बाकी एंगल्स के हवाले से, रेशियोज के हवाले से डीलिंग की नहीं है। जब मैं बाद में करवाऊंगा तो फिर उस तरह के एग्जांपल्स देखने के काबिल हो जाएंगे। बट अभी जो ऑब्जेक्टिव था वो ये कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको गिवन है तो बाकी आप कैसे निकाल सकते हैं वो आपको समझना जरूरी था।
Given that theta is an acute angle measured in radians and that sine theta equals to k, find in terms of k an expression for cos theta and tan theta. तो सबसे पहले क्या सोचना है आपने? सबसे पहले आपने सोचना है, हाँ सबसे पहले आपने ये सोचना है कि साइन थीटा इक्वल्स टू के का मतलब होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू के अपॉन वन। सबसे पहली चीज जो आप सोचेंगे वो सोचेंगे साइन थीटा के का मतलब होता है के अपॉन वन। सही है, तो आपने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू के अपॉन वन। फिर आपने सोचा कि साइन थीटा के अपॉन वन है, इसका मतलब के जो है आपका हो जाएगा ऑपोजिट और वन जो हो जाएगा वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि सोका टोआ के मुताबिक साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। लिहाजा आपका ऑपोजिट जो है आपने के को मानना है और हाइपोटेनस को वन मानना है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो वो वन था, तो ऑपोजिट इज के एंड हाइपोटेनस इज वन। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कंस्ट्रक्ट किया, राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया। सही है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने कहा कि थीटा अगर हम मेंशन करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं तो थीटा के बिल्कुल सामने ऑपोजिट होता है विच इज के, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है विच इज वन। तब मुझे एडजेसेंट फाइंड करना है। तो एडजेसेंट कैसे फाइंड होगा भाई? तो एडजेसेंट जब मैंने फाइंड किया तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम से एडजेसेंट आ गया रूट ऑफ वन माइनस के स्क्वायर। वो मैंने डायग्राम के अंदर लिख दिया, मिसाल है। अब जरा देखिए क्या किया मैंने। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस के मुताबिक ऑपोजिट के है, हाइपोटेनस बने। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक एच स्क्वायर इक्वल्स ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वन स्क्वायर इक्वल्स के स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। के स्क्वायर को मैंने वहां माइनस किया तो वन स्क्वायर वन होता है, वन माइनस के स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो रूट ऑफ वन माइनस के स्क्वायर आ गया। तो एडजेसेंट आ गया रूट ऑफ वन माइनस के स्क्वायर। नाउ यू नीड कॉस थीटा। कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस के मुताबिक रूट ऑफ वन माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन, और डिवाइड बाय वन लिखने की जरूरत होती नहीं है, लिहाजा आंसर हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ वन माइनस के स्क्वायर। टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो के अपॉन रूट ऑफ वन माइनस के स्क्वायर, ये आपका टेन थीटा हो गया। तो साइन थीटा दिया हुआ था, कॉस थीटा एंड टेन थीटा हमारे पास फाइंड हो गए। यहाँ तो कैलकुलेटर आपको चाहेंगे भी तो इस्तेमाल नहीं होगा, और हम देखते भी यही है कि तकरीबन सवाल जब इस तरह के आते हैं तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आते हैं जिसके अंदर आप चाह कर भी कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 डील हो गया, और एक एस्पेक्ट जो मुझे पढ़ाना था वो डील हो गया कि जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो अब बाकी दो कैसे निकाल सकते हैं। यहां तक कॉपी करने के बाद क्लियर एंड डन लिख दें ताकि हम आगे बढ़ जाएं। शाबाश। चले, ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा वन अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है। ये आप एक्टिविटी फॉर्म में भी कर सकते हैं और आप वैसे भी मैं आपको प्रूफ करता हूँ ये चीज़। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है, मिसाल लेकर देखते हैं।
उठाएं कैलकुलेटर और चेक करते हैं। लेट्स सपोज इफ थीटा इज 30, लेट्स सपोज थीटा इज 30, तो कॉस 30 का वही आंसर आएगा जो साइन 90 माइनस 30 यानी कि साइन 60 का आएगा। चेक कर लें, साइन 60 का जो आंसर आएगा वही कॉस 30 का आंसर आएगा। कॉस 30 का आंसर आपका आएगा √3/2, और साइन 60 का आंसर भी आपका √3/2 ही आएगा। यकीनन आपने चेक किया होगा और आपने कहा जी सर सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ चेक करूँ साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है 30 में चेक करूँ तो साइन 30 इज सेम एज कॉस 60। चेक कर सकते हैं, साइन 30 भी हाफ होगा और कॉस 60 भी हाफ होगा। साइन 30 भी हाफ होगा और कॉस 60 भी हाफ ही होगा। तो यहाँ से समझ में आ गया कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। अच्छा, tan में चेक करते हैं, tan tan 60 चेक कर लेते हैं। चल, tan 60 तो थीटा 60 है, तो tan 90 माइनस 60 का वही आंसर आएगा जो 1/tan 60 का आएगा। चेक कर सकते हैं, tan 90 माइनस 60 का मतलब होगा tan 30, tan 30 का वही आंसर आएगा जो 1/tan 60 का आएगा। tan 30 का आंसर आपका आएगा 1/√3, लेकिन आप रैशनलाइज फॉर्म में करेंगे तो √3/3 आएगा। कैलकुलेटर से आपका √3/3 आ रहा हो, चेक कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू अगर आप 60 डाल रहे हैं तो आपका आंसर आएगा √3/3। चाहे आप tan 90 माइनस 60 यानी कि tan 30 की वैल्यू निकाल लें, tan 30 की निकाल लें या 1/tan 60 की निकाल लें, आपका आंसर √3/3 आ रहा होगा कैलकुलेटर से। लिहाजा ये चीज तो बिल्कुल प्रूवन है और साबित शुदा है, और ये इक्वल टू तो लिखा हुआ है लेकिन दरअसल ये आइडेंटिटीज हैं। तब साइन 90 माइनस थीटा इज आइडेंटिकल टू कॉस थीटा, दिस इज आइडेंटिकल टू साइन थीटा, दिस इज आइडेंटिकल टू 1/tan थीटा। ये आइडेंटिटी के साइन मैंने बना दी। क्यों आइडेंटिटी के साइन है? यहाँ आइडेंटिटी का साइन होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि भाई थीटा की कोई भी वैल्यू होगा ये वैलिड है, तो ये हमेशा वैलिड है। एक चीज होती है इक्वेशन विच इज नॉट ऑलवेज वैलिड, इट इज वैलिड फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, और आइडेंटिटी इज ऑलवेज वैलिड, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू डाल दोगे लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, लिहाजा दोनों साइड हमेशा आइडेंटिकल होंगी। अब ये निकला कैसे है ये समझ लेते हैं, और ये याद होनी चाहिए चीजें, और ये किस तरह से टेस्ट होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पहले मुझे पता होना चाहिए व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वी ऑलरेडी शुड बी नोइंग दिस फ्रॉम आवर ओ लेवल एंड आईजीसीएसई नॉलेज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल्स which have a sum of 90 degrees। पेयर एंगल्स हैं जिनका सम 90 डिग्रीज होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर पेयर एंगल्स विद द सम ऑफ 180। दो एंगल्स का सम अगर 180 है तो सप्लीमेंट्री, और दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं सम 90, मतलब किस हिसाब से हम कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं, किसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं कंसिडर करूं, तो आप सब जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो आपको नजर आ रहा है एंगल बी इज 90 डिग्री। तो अगर एंगल बी अकेला 90 डिग्री का है और पूरे ट्राइंगल का एंगल सम 180 डिग्री होता है, इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी मिला के 90 डिग्री होंगे। अगर एंगल बी, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल इज 180, एक अकेला एंगल बी 90 डिग्री का है, इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी मिलाकर 90 डिग्री होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर एंगल ए या एंगल सी में से किसी एक एंगल को थीटा कह दिया जाए, तो क्योंकि दो एंगल्स ए और सी का सम 90 था और वो कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो उनमें से अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सी वाले एंगल को थीटा कह दिया और ए वाला एंगल ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि इन दोनों का सम मिला के 90 था और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। लिहाजा अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सही है ना? ये बात तो हमने आपके सामने बिल्कुल वाजे तौर पे रख दी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको प्रूफ करते हैं। तो अब मिसाल है कि मैं ए बी बी सी और ए सी की लेंथ की को मुकर्रर कर देता हूँ। ए बी की लेंथ है 3, बी सी की लेंथ है 4, और अगर दो दी हुई है तो तीसरी पाइथागोरस से मैं वैसे ही निकाल सकता था, तो वो आ गई 5। तो नाउ आई हैव 3 लेंथ्स गिवन, 3, 4 एंड 5। अच्छा, अब आप ये, आपको ये बात पता होनी चाहिए
कि अगर हम थीटा के हिसाब से बात करेंगे, अगर हम एंगल थीटा लेंगे तो मेरा ऑपोजिट होगा 3, थीटा के हिसाब से मेरा एडजेसेंट होगा 4, और हाइपोटेन्यूज तो हर सूरत 5 ही रहना है, चाहे एंगल थीटा लिया जाए या 90 माइनस थीटा लिया जाए, चाहे एंगल थीटा लिया जाए या 90 माइनस थीटा लिया जाए, हर सूरत में आपके पास हाइपोटेन्यूज 5 ही होगी। अगर एंगल थीटा लूंगा तो ऑपोजिट 3 होगा, ऑपोजिट 3 होगा, ऑपोजिट होगी 3, और एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट होगी 4। लेंथ जो एडजेसेंट वाली लेंथ है वो 4 हो जाएगी, ऑपोजिट वाली लेंथ 3 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एंगल लूंगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से जो ऑपोजिट है वो है 4, और जो एडजेसेंट है वो है 3। तो इसका मतलब एंगल बदलने से ऑपोजिट और एडजेसेंट में चेंजेस आ जाती है। तो अब मैं इसको कंसिडर करवाता हूँ कि पहले हम थीटा को कंसिडर करते हैं एज एन एंगल, और तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, साइन भी, कॉस भी और टेन भी। फिर हम 90 माइनस थीटा को एंगल कंसिडर करेंगे और साइन, कॉस और टेन तीनों निकालेंगे। चलें स्टार्ट लेते हैं। तो थीटा के लिहाज से अगर हम साइन, कॉस, टेन तीनों निकालते हैं, तो साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है जनाब? ऑपोजिट है 3, हाइपोटेनस क्या है? 5। तो हमने कह दिया 3/5, साइन थीटा का आंसर आ गया 3/5। फिर हम थीटा के हिसाब से कॉस निकालते, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है जनाब? 4, हाइपोटेनस जनाब क्या है? 5। तो कॉस थीटा इज 4/5, तो कॉस थीटा हो गया 4/5। फिर हमने थीटा के लिहाज से टेन निकालना, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो ऑपोजिट हमारा है 3, थीटा के लिहाज से ऑपोजिट हमारा है 3, और एडजेसेंट हमारा है 4। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट के मुताबिक टेन थीटा हो जाएगा 3/4। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। साइन थीटा इज 3/5, कॉस थीटा इज 4/5, एंड टेन थीटा इज 3/4। थीटा के लिहाज से मैंने साइन, कॉस और टेन तीनों निकाल लिए। अच्छा, अब मैं कहता हूं एंगल को चेंज कर देते, लेट्स टेक 90 माइनस थीटा एज आर एंगल। तो 90 माइनस थीटा के लिहाज से साइन, कॉस, टेन निकालते हैं हम। साइन 90 माइनस थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट कितना है? 4, हाइपोटेनस कितना है? 5। तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया 4/5। अच्छा, फिर 90 माइनस थीटा के हिसाब से कॉस निकालें, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस विच इज 3/5। फिर आप 90 माइनस थीटा के हिसाब से टेन निकालें, तो टेन 90 माइनस थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इट इज 4/3। सही है। तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से मैंने साइन, कॉस और टेन निकाल लिए, और थीटा के लिहाज से भी साइन, कॉस और टेन निकाल ली जनाब। ये एक एक्टिविटी मैं आपको परफॉर्म करवा रहा हूँ इस चीज को कंफर्म और री करने के लिए, वरना ये साबित शुदा चीज है, इसको वापस साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका साइन थीटा का आंसर आया है वो है 3/5, और वही आंसर आपका कॉस 90 माइनस थीटा का आया है। तो पता चला साइन थीटा का वही आंसर आता है जो कॉस 90 माइनस थीटा का आता है। तो यही तो यहाँ लिखा है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के आइडेंटिकल है। ये हो गई पहली चीज साबित। फिर कॉस थीटा का आंसर आपका आ रहा है 4/5, और साइन 90 माइनस थीटा का आंसर भी आ रहा है 4/5। लिहाजा यहां से साबित हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा का आंसर कॉस थीटा के आंसर के बराबर होता है। ये दूसरी आइडेंटिटी साबित हो गई। फिर आप देख सकते हैं कि टेन थीटा का आंसर आपका आ रहा है 3/4, और टेन 90 माइनस थीटा का आंसर आपका आ रहा है 4/3, जिससे मुझे पता चला कि टेन 90 माइनस थीटा का आंसर टेन थीटा के आंसर के रेसिप्रोकल है। टेन थीटा का आंसर अगर 3/4 है और उसको मैं रेसिप्रोकेट कर देता हूँ, रेसिप्रोकेट करने का मतलब हम सब जानते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्वैप, ऊपर वाले नंबर को नीचे ले जाए, नीचे वाले नंबर को ऊपर ले। तो ये स्वैपिंग जो होती है इसको रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं। लिहाजा 3/4 जब 4/3 बन गया, तो इसका मतलब टेन थीटा में और टेन 90 माइनस थीटा में रेसिप्रोकल का फर्क होता है। टेन थीटा अगर 3/4 है तो टेन 90 माइनस थीटा 4/3 होगा। तो ये हमने तीनों रिलेशनशिप्स आपके सामने, तीनों आइडेंटिटी साबित कर दी। अच्छा, अगर थीटा मेजर्ड इन डिग्रीज है तो हम 90 90 90 लिख रहे हैं, और अगर थीटा मेजर्ड इन रेडियंस है और आपसे, तो फिर अगर थीटा मेजर्ड इन रेडियंस है तो 90 डिग्री की जगह पाई/2 लिखा हुआ होगा, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। डिग्री में होगा तो डिग्री का साइन है, और रेडियन में है तो 90 की जगह पाई/2 लिखा हुआ।
अच्छा, अब ये जानना क्यों जरूरी है? अब जो हमने सवाल ऊपर किया था टेन थीटा, मिसाल है अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता, पार्ट 3 बना लेते हैं, और पार्ट 3 में आपसे पूछा जाता कि टेन 90 माइनस थीटा निकालें, जैसे एग्जाम्पल 2 वाला सवाल है वैसे ही आपसे सवाल पूछा गया। अच्छा, अब क्योंकि रेडियंस में लिखा हुआ है तो यहाँ अगर पूछा भी जाएगा तो पूछेगा टेन पाई अपॉन टू माइनस थीटा, कि फाइन टेन पाई अपॉन टू माइनस थीटा। तो भाई पाई टेन पाई अपॉन टू माइनस थीटा किसके बराबर होता है पता तो होना चाहिए ना। तो अगर आप नहीं जानेंगे कि वो वन अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है तो आप कभी भी नहीं निकाल सकेंगे। तो इसका मतलब आपको ये याद होने चाहिए। साबित आपने कर लिया, नाउ यू नीड टू मेमोराइज दी। डिग्री में है तो ये वाला याद करना है, बस एक एक याद कर लेंगे तो फिर रेडियन में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि 90 की जगह पाई अपॉन टू है। तो बहरहाल हर सूरत आपको ये याद रखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साइन 90 माइनस थीटा जब पूछा जा रहा है तो इसका मतलब आपसे cos थीटा पूछा जा रहा है, cos 90 माइनस थीटा पूछा जा रहा है तो आपसे sin थीटा पूछा जा रहा है, और tan 90 माइनस थीटा पूछा जा रहा है तो इसका मतलब आपको tan थीटा पहले निकालना होगा और उसका रेसिप्रोकेट करेंगे उसको तो आपका tan 90 माइनस थीटा आ गया। मैं यहाँ कह रहा था कि मिसाल है अगर किसी ने पूछा कि भाई tan 90 माइनस थीटा निकालो, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा वन अपॉन tan थीटा के बराबर होता है। बेसिकली tan थीटा का रेसिप्रोकल आपका आंसर बनेगा। तो tan थीटा क्योंकि k अपॉन रूट ऑफ वन माइनस के स्क्वायर है, लिहाजा अगर tan 90 माइनस थीटा का आंसर आपको देना पड़ जाता तो आप आंसर देते रूट ऑफ वन माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई के। tan थीटा के आंसर का रेसिप्रोकल आपने आंसर के फॉर्म में पेश करना पड़ता आपको, लेकिन उसके लिए पहले पता तो होना चाहिए ना कि tan 90 माइनस थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जब ये पता ही नहीं होता तो फिर आप कैसे करते? तो इसीलिए लिहाजा ये साबित हो गया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। याद नहीं होंगे तो फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगी। सही है जी। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कुछ लिखा हुआ है और नहीं लिखा आपने इसमें से तो लिख लें और मुझे एक्नॉलेजमेंट सब दे दें कि क्या यहाँ तक बात समझ आ गई है। क्लियर एंड डन लिख दें तो आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जनरल एंगल्स पे। हमें काफी कुछ ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से पढ़ना है इंशाल्लाह, तो हम आहिस्ते आहिस्ते चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहले हम तो कुछ डिस्कशन करते हैं। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू फोर क्वाड्रेंट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। हमने सीखा था कि जो एक्स वाई प्लेन होता है ना हमारा, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं एक्स वाई प्लेन। एक मिनट, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं एक्स वाई प्लेन। इसको क्या हो गया पेंसिल को? अचानक पेंसिल मेरी रुक गई, पता नहीं, समझ नहीं आया क्या हुआ। रहता है, स्क्रीन सही चल रही है और पेंसिल एकदम से रुक गई। लेट मी कनेक्टेड बैक।
चार्जिंग कम हो गई है, लेकिन फिर भी चार्जिंग है तो सही। चलो, अचानक पता नहीं तो क्या हो गया। बाहर नाउ इट्स वर्किंग, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कार्टेजन प्लेन किसे कहते हैं? एक्स वाई प्लेन को कार्टेजन प्लेन कहा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा था कि एक होता है एक्स वाई प्लेन, उसे हम कार्टेजन प्लेन कहते हैं। तो एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द कार्टेजन प्लेन इनटू फोर क्वाड्रेंट्स। अगर आप पेपर लें और उस पर आप दो लाइनें बनाएं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो वो पेपर आपको फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। तो हमेशा याद रखें कि जो चार क्वाड्रेंट्स हैं उनके नाम क्या हैं। ये वाला क्वाड्रेंट जहां पर पहला क्वाड्रेंट जो है वो है वो वाला क्वाड्रेंट जहां एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, जहां एक्स एक्सिस, जब पॉजिटिव एक्स है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, उसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, और फिर क्वाड्रेंट्स आपके हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसका मतलब अगर आपको ये ध्यान में बैठ गया कि जहां एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है वहां फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली जहन में बैठ जाना चाहिए कि आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बाकी क्वाड्रेंट्स होंगे। तो आपको पता है ये क्लॉकवाइज होता है और ये वाली चीज, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाना शुरू करेंगे तो ये वाला क्वाड्रेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये वाला आपका थर्ड होगा, और ये आपका फोर्थ होगा। तो अब ता कयामत, जब तक ट्रिग्नोमेट्री कायम और दायम है, और जब तक आप जिंदा हैं और आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तब तक आपके जहन में होना चाहिए कि ये वाला क्वाड्रेंट जहां दोनों पॉजिटिव है वो क्वाड्रेंट वन है, और उसके बाद फिर ये सीक्वेंस है क्वाड्रेंट टू, ये क्वाड्रेंट थ्री और ये क्वाड्रेंट फोर, जो कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये बिल्कुल जहन में होना चाहिए, मैं जैसे ही कहूँ क्वाड्रेंट वन तो आपने फौरन इस क्वाड्रेंट में आ जाना। मैं जैसे ही कहूँ क्वाड्रेंट टू तो आप समझ जाएंगे वो वाला क्वाड्रेंट जहाँ एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव। मैं कहूँ क्वाड्रेंट थ्री तो आप समझ जाएंगे जहाँ एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, वो क्वाड्रेंट थ्री। और जहाँ एक्स पॉजिटिव है बट वाई नेगेटिव है, वो क्वाड्रेंट फोर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब भी ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से क्वाड्रेंट्स की बात होगी तो आपको यही चार क्वाड्रेंट जहन में आने चाहिए। क्वाड्रेंट वन ये वाला है, क्वाड्रेंट टू ये वाला है, क्वाड्रेंट थ्री ये वाला है, क्वाड्रेंट फोर ये वाला है। जहन में बिल्कुल अच्छी तरह भी दिमाग में बैठा लो कि कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा वाला। तो जहाँ दोनों पॉजिटिव है वो क्वाड्रेंट वन है, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बाकी क्वाड्रेंट्स आ गए, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट फोर। तो ये पूरा सर्कल मुकम्मल हो गया। तो पहली बात यही लिखी हुई है, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू फोर क्वाड्रेंट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अच्छा, अब अभी हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि हमारा जो एंगल है वो पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही है। तो हमेशा याद रखें जब भी हम एंगल थीटा की मेजरमेंट करते हैं तो एंगल थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी ये सब बातें आगे लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बताता जा रहा हूँ, सुनेंगे थोड़ी देर तक। मुझे आपने कोई सवाल नहीं करना, आपने सिर्फ मुझे ये मौका देना है कि मैं आपको हर चीज वाजे तौर पे समझा सकूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बात मैं अच्छी तरह से क्लियर और कम्युनिकेट कर दूं आपको। इंशाल्लाह सही तरह से कम्युनिकेट हो जाएगी बात तो फिर आपको समझ आ जाएगा, बट उसके लिए थोड़ा टाइम मुझे चाहिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स बिठाने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा टाइम दरकार होता है। तो मैं बिल्कुल वाजे तौर पे कोशिश करूंगा हर चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूं। थोड़ी देर मुझे आप बोलने देंगे इंशाल्लाह, उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद बोलेंगे कि सर इट्स क्लियर इंशाल्लाह। फिर भी कोई मसला होगा तो आप पूछ सकते हैं। तब थोड़ी देर मुझे बोलेंगे और मैं जितना कुछ गुफ्तगू करूंगा पहले सुनेंगे, फिर जब मैं पूछूंगा सवाल के भाई सवाल है तो फिर बताइए, पूछिएगा। अभी कुछ नहीं पूछना है आपने, अभी सिर्फ थोड़ी देर आपने जज्बात पे काबू रखना है, ना चैट पे कुछ लिखना है ना माइक पे कुछ बोलना है, सिर्फ सुनना है। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे पास भाई दो क्वाड्रेंट्स, दो एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, चार क्वाड्रेंट्स बन गए। और अब हमें याद भी हो गया कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये हमेशा हमें याद रखना है। अब एक और बात जो मैं बता रहा हूँ कि जब भी एंगल थीटा की बात होती है तो एंगल थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको पता था बेयरिंग, बेयरिंग की जब मेजरमेंट होती थी ना, तो आपको पता होता था कि लेट्स सपोज राइट एक ट्राइंगल है और आपको पूछा जा रहा है बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए बताओ। अब ए पे नॉर्थ बनाया करते थे और नॉर्थ से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ए बी तक एंगल निकाल लिया करते थे। तो बेयरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेयरिंग के लिए हम सीखते थे कि बेयरिंग एक एंगल है जो कि हमेशा नॉर्थ से मेजर होता है, बट यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल थीटा है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होता है। याद रखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल की मेजरमेंट होती है। अच्छा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल की मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है।
मतलब ये वाला जो डायरेक्शन आपको इस वक्त नजर आ रहा है ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर मैं किसी दूसरे डायरेक्शन में जाऊंगा तो वो कहलाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल थीटा जो है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट होती है उसकी, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट होती है। क्योंकि आपके क्वाड्रेंट्स जो हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बने हुए, लिहाजा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूंगा एंगल तो वो पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर मैं क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो मैं जो एक्चुअल क्वाड्रेंट की सीक्वेंस है उसको ओपोज कर रहा हूँ, लिहाजा उस केस में मेरा क्लॉकवाइज एंगल होगा और एंगल होगा नेगेटिव। सर ओ लेवल आईजीसीएसई में हमने कभी भी एंगल नेगेटिव नहीं पढ़ा, हमेशा पॉजिटिव पढ़ते हैं। तो अब यहां पर आप पॉजिटिव एंगल्स भी देखेंगे और नेगेटिव भी देखेंगे। पॉजिटिव एंगल का मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर हुआ है, और क्लॉकवाइज एंगल का मतलब है वो, सॉरी, पॉजिटिव एंगल का मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजरमेंट हुई भी उसकी या होगी। और अगर नेगेटिव एंगल है इसका मतलब उसकी मेजरमेंट क्लॉकवाइज सेंस में हो। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी कि स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि स्पीड स्लो हो रही। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना होता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो एंगल में भी यही सिलसिला है कि अगर एंगल नेगेटिव है, मेजर होने के बाद एंगल नेगेटिव है, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज मेजर हुआ है। और अगर मेजर होने के बाद एंगल पॉजिटिव है इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर हुआ है। ये खाली इसका मतलब है, ये आगे सारी बातें लिखी हुई। अभी मैंने वक्त से पहले भी कुछ चीजें बता रहा हूँ, मतलब आगे वाले पेज पे आने से पहले कुछ चीजें बता रहा हूँ, लेकिन अभी बताना जरूरी है। तो बताने का मकसद ये है कि नंबर 1 जो हमने सीखा, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जहां एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हुए हैं वहां क्वाड्रेंट 1 होता है, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बाकी क्वाड्रेंट्स आते हैं, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट। अगर मुझे एंगल की मेजरमेंट को कहा जाए, एंगल मेजर करने को कहा जाए, तो मैं हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करता हूं। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करता हूं तो वो एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर वो मैं क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करता हूं तो वो एंगल नेगेटिव होता है। ये हमने अब तक पढ़ा। अब इस वक्त फिल वक्त जो यहाँ एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स लिखे हुए हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखे हुए, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखे हुए, क्लॉकवाइज सेंस में नहीं लिखे हुए, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखे हुए हैं तो आइए इसको हम डील कर लेते हैं। बल्कि मैं यहाँ लॉक भी कर दूंगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्लॉकवाइज का भी मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपका एंगल, क्योंकि शुरू यहाँ से हुआ है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस शुरू हुआ ना, तो अगर आप क्वाड्रेंट 1 में रहते हुए एंगल की मेजरमेंट शुरू करते, सोचे आपने यहाँ से शुरुआत की, करते करते अब यहाँ तक आए, अब सब जानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब क्वाड्रेंट नंबर 1 में इफ वी आर मेजरिंग द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then in quadrant number 1 the angle theta will be between 0 and 90 degree। जब आप एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही थे तो एंगल 0 था, तो 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक पहुंचा। तो इसका मतलब क्वाड्रेंट नंबर 1 में आपका एंगल 0 से 90 के दरमियान होता है। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं क्लॉकवाइज पर, सही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज पर, सॉरी, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज की। बल्कि अभी थोड़ी देर रहने दें, मैं आपको चेंज करता हूँ। अच्छा, फिर हम आए 0 से 90 तक आ गए, फिर हम आए तो हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए 180 तक पहुंच गए। तो इसका मतलब 90 से 180 तक एंगल होगा आपका क्वाड्रेंट 2 में, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजरमेंट कर रहा हूं तो। अच्छा, फिर मैं आगे बढ़ा, यही पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरुआत हुई, 180 से आगे बढ़ा, 180 से आगे बढ़ के ये हो गया 180 से लेकर 270 के दरमियान। फिर मैं मजीद आगे बढ़ा तो ये 270 से 360 के दरमियान हो। तो क्वाड्रेंट 1 बिटवीन 0 एंड 90, क्वाड्रेंट 2 बिटवीन 90 एंड 180, क्वाड्रेंट 3 बिटवीन 180 एंड 270, एंड क्वाड्रेंट 4 बिटवीन 270 एंड 360। ये कौन सी सेंस में हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो गया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। एंटी क्लॉकवाइज पीछे लिखने में जगह हमारे पास ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज पीछे लिख देते हैं। और ये वाला भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब क्लॉकवाइज में मैंने आपको एक बात मेंशन की, अगर एंगल की मेजरमेंट हम शुरू करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंगल की मेजरमेंट शुरू करते हैं, और हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, अच्छा मैं यहाँ पर एक और बात मेंशन कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अच्छा कभी कभार एंगल ना, अक्सर एंगल 360 से भी ऊपर जाता है। आप कह रहे हैं 360 मतलब तो पूरी साइकिल मुकम्मल हो गई ना, इससे ज्यादा ऊपर क्या आएंगे? तो 360 से ऊपर जाएंगे तो 360 से 450 के दरमियान, फिर और आगे आएंगे तो 450 से 540 के दरमियान, और आगे आएंगे तो 540 से 630 के दरमियान, और आगे आएंगे तो 630 से 720 के दरमियान। तो अगर कभी अगर आपको एंगल 360 से 720 के दरमियान मिले तो आप समझ जाइएगा कि पहला राउंड घूमने के बाद हम मजीद घूमें। तो इसका मतलब अगर एंगल 360 से ज्यादा है, इसका मतलब मैं मजीद रोटेट होता जा रहा हूँ। 720 से आगे एंगल जाएगा, इसका मतलब मैं तीसरी साइकिल शुरू कर चुका। तो बताने का मकसद ये है कि एंगल अगर 0 से 360 के दरमियान है, पॉजिटिव में है, इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और अगर 360 से ऊपर है, इसका मतलब आपने सेकंड से 360 से 720 के दरमियान है, मतलब आप सेकंड साइकिल घूम घूम रहे। और उससे भी ऊपर जाएगा तो फिर थर्ड साइकिल एंड इट विल गो ऑन। तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से 360 जरूरी नहीं है, 360 से ऊपर भी हो सकता है, डिपेंडिंग हम कितनी साइकिल्स घूम चुके हैं। अच्छा अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में मेजरमेंट होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, बट हम जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब होता क्या, जरा सोचे। यहां पर आपका एंगल 0 से 90 के दरमियान होता, बट आप 0 से 90 के दरमियान नहीं कहते, आप कहते हैं -90 से 0 के दरमियान है। तो आपके मुताबिक तो ये 0 से 90 के दरमियान ही है, लेकिन क्योंकि हम घूम क्लॉकवाइज रहे हैं तो हम माइनस कहीं। अब हम यहाँ लिख रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मेजरमेंट शुरू होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो शुरुआत क्वाड्रेंट 1 से होती है, क्वाड्रेंट 1, फिर क्वाड्रेंट 2, फिर क्वाड्रेंट 3, फिर क्वाड्रेंट 4। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं एंगल की मेजरमेंट के लिए, तो पहले क्वाड्रेंट 4 आता है, फिर क्वाड्रेंट 3 आता है, फिर क्वाड्रेंट 2 आता है, और फिर क्वाड्रेंट नंबर 1 आता है। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो एंगल होगा मेरा -90 से लेकर 0 के दरमियान। क्वाड्रेंट 3 में अगर हम आएंगे तो एंगल मेरा हो जाएगा -180 से 90 के दरमियान, सॉरी -90 के दरमियान। और अगर मैं क्वाड्रेंट 2 में आ जाता हूँ, क्वाड्रेंट 4 में -90 से 0 के दरमियान, क्वाड्रेंट 3 में -180 से -90 के दरमियान, क्वाड्रेंट 2 में -270 से -180 के दरमियान, और फिर फाइनली -360 से -270 के दरमियान। अब फर्क ये है कि अभी पहले हम बात कर रहे थे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज की, जब हमने अब शुरुआत की है तो अब हमें नजर आ रहा है कि ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये भी हमारा क्लॉकवाइज है, फिर ये भी हमारा क्लॉकवाइज है, और इसी तरह ये भी हमारा क्लॉकवाइज है। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर मेजरमेंट की है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरुआत करने के बाद पहले 90, फिर 90 से 180, 180 से 270, और 270 से 360। और अगर हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं तो पहले -90 से 0, फिर -180 से -90, फिर -180 से -270 से -180, और -360 से -270। तो पूरे 360 मुकम्मल हो गए, बट माइनस लिखने का मतलब ये है कि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो अब तक हमने जो सीखा वो ये सीखा कि अगर हम बात करें क्वाड्रेंट्स की, तो दो लाइंस, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जिसको हम एक्स और वाई एक्सिस कह रहे हैं, वो एक कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देती है। एक्चुअल क्वाड्रेंट्स की जहन में बिठा लें, जहाँ एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, वो क्वाड्रेंट 1 है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपके क्वाड्रेंट्स बन गए। क्योंकि क्वाड्रेंट्स आपके एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बने हैं, लिहाजा जब आप एंगल की मेजरमेंट करते हैं, एंगल की मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होती है, एंगल की मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होती है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करूंगा, जिस डायरेक्शन में क्वाड्रेंट्स एक्चुअली बने हुए हैं, तो फिर मेरा एंगल पॉजिटिव होगा। तो 0 से लेकर 360 तक एक साइकिल, 360 से 720 तक दूसरी साइकिल, एंड सो ऑन। लेकिन अगर क्वाड्रेंट्स की जो क्वाड्रेंट जिस सोच के तहत बने हुए वो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस, लेकिन मैं ओपोज करते हुए इस बात को ऑपोजिट जाते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल की मेजरमेंट शुरू करता हूँ। एंगल की मेजरमेंट एक्स एक्सिस से ही शुरू करता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही शुरू करता हूँ, बट मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूँ।
तो अब मेरा एंगल जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा, और एक साइकिल जो है मेरी -360 तक होगी, और अगर मैं -720 तक जाऊंगा तो फिर क्लॉकवाइज की दूसरी साइकिल होगी, एंड सो ऑन। अब तक हमने पॉजिटिव नेगेटिव का जिक्र भी कर लिया और क्वाड्रेंट का भी जिक्र कर लिया। एक मैंने छोटी सी बात बताई है, क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? कुछ बातें जो हमारे जहनों में थी कि एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, वो एक मिथ थी, वो भी ब्रेक हो गई होगी। और एंगल 360 से ऊपर नहीं जा सकता, वो बात भी ब्रेक हो गई होगी। तो 360 से ऊपर जाने का मतलब है दूसरी साइकिल की शुरुआत हो गई है, और नेगेटिव का मतलब है क्लॉकवाइज है, और पॉजिटिव का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। ये जो चंद बातें मैंने आपके सामने की है, समझ आ गई? मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है, ये एक अलग कहानी है, इसको छोड़ दे। सिर्फ फोकस ये करें कि क्या जो मैंने कहा, जो मेरे अल्फाज थे, वो आप तक सही से पहुंच गए। चलें, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम आगे आगे आ जाते हैं। बेसिक एंगल, रेफरेंस एंगल, एक्यूट, एसोसिएटेड एक्यूट एंगल पर। अब सवाल ये पैदा होता है, सर आपने कहा कि जब एंगल की मेजरमेंट करते हैं तो एंगल की मेजरमेंट या तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है, लेकिन ये एंगल की मेजरमेंट हम करते क्यों हैं? क्यों करते हैं? तो भाई जब एंगल की मेजरमेंट हम करते हैं ना, वो तब करते हैं जब एग्जामिनर हमसे पूछता है कि फाइंड द एंगल थीटा इफ इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द एंगल थीटा इफ थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, वो कैसे कम्युनिकेट करता है मुझे क्वाड्रेंट्स, ये एक अलग बात, या ये भी बात मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे कम्युनिकेशन होती है कि कौन से क्वाड्रेंट होंगे। ये भी एक बात है जो समझने वाली है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट होंगे, क्वाड्रेंट का मुझे कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी, ये बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको आसान भाषा में कह रहा हूँ, इफ द एग्जामिनर टेल्स यू के थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर थीटा कैसे निकलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा कैसे निकलेगा? थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट तो कैसे निकलेगा? और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कैसे निकलेगा? तो एक चीज जो एग्जामिनर को बताना जरूरी है वो है क्वाड्रेंट, कि थीटा आखिर कौन से क्वाड्रेंट में पाया जाता है, ताकि उस क्वाड्रेंट का थीटा मैं निकाल लूं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनर बताएगा वो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो एंगल का डोमेन मुझे देगा। फंक्शंस में हम पढ़ते थे ना, डोमेन होता था, डोमेन। क्या फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर 0 till 5, या एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो डोमेन, डोमेन मुझे दिया जाता है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाता है ना, यहाँ भी हम फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, फंक्शंस के कॉन्सेप्ट यहाँ कनेक्ट हो रहे होंगे। बस फर्क ये होगा कि पहले क्वाड्रेटिक वगैरह वगैरह फंक्शन था, लीनियर फंक्शन था, रेसिप्रोकल फंक्शन था, मुख्तलिफ फंक्शन थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात होगी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हमें डोमेन दिया जाता है। अगर वो डोमेन हमें पॉजिटिव दिया जा रहा है, जैसे वो कह रहा है डोमेन इज थीटा लाइज बिटवीन 0 and 360, तो हम समझ जाएंगे कि हमें एंगल मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और अगर वो मुझे डोमेन देगा -360 से 0 तक, तो मैं समझ जाऊंगा कि एंगल की मेजरमेंट मुझे क्लॉकवाइज करनी। तो सबसे पहली बात, ये कैसे पता चलता है कि एंगल की मेजरमेंट क्लॉकवाइज सेंस में करनी है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करनी है? स्टार्टिंग तो एंगल की हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगी, बट एंगल मेजर करने के लिए मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, ये कौन बताएगा? ये बात एग्जामिनर बताएगा बाय गिविंग अस अ डोमेन। पॉजिटिव डोमेन देगा तो मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमूंगा, नेगेटिव डोमेन देगा तो मैं क्लॉकवाइज सेंस में घूमूंगा। ऐसे ऐसे सारी चीजें कनेक्ट होंगी। मैंने कहा ना, थोड़ा टाइम दीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ बस अल्फाज को गौर करके सुनते जाएं, अपनी स्किल को डेवलप करते जाएं। जो दरअसल मेरी बातों का मफहूम है वो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बल्कि अगली क्लास तक भी मजीद क्लैरिफिकेशन चलती रहेगी, जब तक कि आपको इक्वेशन सॉल्विंग और बाकी दीगर चीजें पता ना चल जाए। तो एक सॉलिड फाउंडेशन आपकी पूरे टॉपिक को समझने के बाद बनेगी इंशाल्लाह। तो गिव योर सेल्फ एंड गिव योर टीचर एज वेल सम मार्जिन टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। तो अब हम बात कर रहे थे कि अगर एग्जामिनर ने मुझे कहा कि भाई थीटा को मेजर करो, तो सबसे पहला सवाल जो मैं उससे पूछूंगा, बोलूंगा भाई कौन से क्वाड्रेंट में है थीटा? तो मुझे बताएगा भाई थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है, या थीटा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किसी तरह वो मुझे कम्युनिकेट कर देता है। वो कम्युनिकेशन कैसे होती है ये हम सीखेंगे आराम से, बट वो मुझे कम्युनिकेट कर देता है। अब अगर वो मुझे किसी भी क्वाड्रेंट में थीटा मांगता है, तो अब उस क्वाड्रेंट में मुझे क्लॉकवाइज घूम के जाना है या एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाना है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए वो मुझे डोमेन प्रोवाइड करता है। डोमेन पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, डोमेन नेगेटिव तो क्लॉकवाइज घूमूंगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में थीटा है, एक बात ये बताता है एग्जामिनर किसी तरह, और डोमेन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक बात ये बताता है, ताकि मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को मेजर करूं। तीसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए एंगल निकालने के लिए, एंगल थीटा निकालने के लिए जो चीज मुझे पता होनी चाहिए वो है एंगल अल्फा, जिसको मैं अल्फा कहता हूं।
उसको कहते हैं बेसिक एंगल। बेसिक एंगल कहते हैं, रेफरेंस एंगल कहते हैं, या एसोसिएटेड एक्यूट एंगल कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम है, नाम क्यों है इसके मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। जब भी आपको एंगल थीटा निकालना होगा तो एक एंगल बेसिक एंगल जो कहलाता है वो आपको दिया हुआ होगा। भाई कोई भी काम करते हैं किसी की मदद से करते हैं। आप जब बड़े हुए तो अपने वालिदैन की मदद से बड़े हुए। आज जो आप हैं उसके लिए आपके वालिदैन की सपोर्ट आपके साथ थी, तब आप बड़े हुए। इतने नन्हे से मुन्ने से बच्चे की तो कोई औकात ही नहीं होती, उसको तो उठा के फेंक दे तो उसको पता नहीं है, वो उठा नहीं सकता खुद को। तो किसकी मदद से हम बड़े होते हैं? वालिदैन की मदद से बड़े होते हैं। इसी तरह थीटा किसकी मदद से निकलता है? बेसिक एंगल की मदद से निकलता है। क्या ये बेसिक एंगल दिया हुआ होता है? अभी के लिए समझ लेते हैं कि हाँ भाई बेसिक एंगल दिया हुआ होता है, वैसे ये बेसिक एंगल भी निकालना पड़ता है। ये बात भी सीखेंगे। अभी के लिए इतना जहन में बिठा लें कि थीटा के निकालने के लिए बेसिक एंगल का होना जरूरी, जैसे बच्चों की परवरिश के लिए माँ बाप का होना जरूरी है, इसी तरह थीटा के निकलने के लिए बेसिक एंगल का होना जरूरी है। बेसिक एंगल निकाला जाता है बट अभी के लिए ये समझना है कि बेसिक एंगल आपको दिया हुआ होता है। तो अगर आपको बेसिक एंगल दिया हुआ है तो आप उसकी मदद से थीटा निकाल सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, और थीटा निकालने के लिए आपको क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ये सब बातें आपको कनेक्ट होंगी। तो पहले हम बेसिक एंगल की कुछ सिफात देखते हैं, बेसिक एंगल के जो 3 नाम दिए हुए हैं उसको देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि बेसिक एंगल की मदद से थीटा दरअसल निकलता कैसे। तो एक बात समझ लें कि बेसिक एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होता है, और ये हमेशा जो है किसी भी क्वाड्रेंट में विद द एक्स एक्सिस होता है। मतलब अगर मुझे कोई कहे कि पहले क्वाड्रेंट में आप एंगल निकालो थीटा को, मैं पहले क्वाड्रेंट में लाइन बनाता हूँ, और लाइन बनाने के बाद मैं कहता हूँ कि एक्स एक्सिस के दरमियान और इस लाइन के दरमियान जो एंगल है वो बेसिक एंगल अल्फा है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूंगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लूं, तो इस लाइन के दरमियान और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है। सिंपल सिंपल भाई। अगर मैं चारों क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लूं, चारों क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लूं, और चारों क्वाड्रेंट्स में मैं आपके सामने एक एक लाइन बना लूं, मैं आपसे कहूं कि अगर पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में अगर मैं बात कर लूं, तो किसी भी क्वाड्रेंट में जो विद द एक्स एक्सिस जो एंगल होगा ना, नॉट विद द वाई एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस जो एंगल होगा ना, वो होगा अल्फा। बेसिक है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और ये भी अल्फा। तो अगर मुझे पता चल जाए कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो उस क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल मुझे पहले से पता होगा कि बेसिक एंगल जो है वो। और अभी मैंने आपको क्या कहा कि बेसिक एंगल आप समझ लें कि आपको दिया हुआ है, वैसे आपको निकालना होता है, लेकिन अभी के लिए आप क्या समझ रहे हैं कि भाई बेसिक एंगल मुझे दिया हुआ होता है। तो अगर आपको बेसिक एंगल बता दिया गया है, तो अगर वो थीटा पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बेसिक एंगल की लोकेशन पता होनी चाहिए कि बेसिक एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में, क्योंकि जब एंगल पहले क्वाड्रेंट में होगा तो वो यकीनन इसके दरमियान कहीं होगा। तो मिसाल है, मैंने कहा था पहले क्वाड्रेंट में अगर एंगल थीटा है तो वो यहाँ पर है, तो एंगल थीटा तो बाद में निकलेगा, पहले बेसिक एंगल अल्फा पता होना चाहिए वो कहाँ पर है। तो किसी भी क्वाड्रेंट में अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें कि भाई समझ लें पहले क्वाड्रेंट में अगर मैं हूं, तो पहले क्वाड्रेंट में यकीनन 0 से 90 के दरमियान एंगल होगा, तो मैंने कहीं भी लाइन बना दी, यहाँ बना दी, यहाँ बना दी, यहाँ बना दी, लेकिन जहां भी लाइन बनाई तो वहां उस लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल होगा वो बेसिक एंगल कहलाएगा अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैंने लाइन बनाई, तो एक्स एक्सिस के दरमियान और इस लाइन के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं लाइन बनाई, तो वो एक्स एक्सिस के दरमियान लाइन के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाइन बनाई, तो एक्स एक्सिस के दरमियान इस एंगल के दरमियान एंगल होगा अल्फा। बेसिक एंगल इज ऑलवेज फॉर्म्ड विद द एक्स एक्सिस। कोई मुझे पूछे बेसिक एंगल क्लॉकवाइज है या बेसिक एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, भाई बेसिक एंगल ना क्लॉकवाइज होता है ना एंटी क्लॉकवाइज होता है। बेसिक एंगल का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। बेसिक एंगल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। बेसिक एंगल पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? बेसिक एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। एंगल थीटा है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन बेसिक एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बेसिक एंगल इज द पॉजिटिव एक्यूट एंगल। इट हैज नो डायरेक्शन, ना ये क्लॉकवाइज है ना ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जब इसमें डायरेक्शन का चक्कर ही नहीं है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा ये हमेशा पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। वो तो वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज है। लिहाजा बेसिक एंगल
एक स्केलर क्वांटिटी मानते हुए आप समझ लें कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता और वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और बेसिक एंगल हमेशा एक्यूट होता है। सोचो ना यार, अगर लाइन के दरमियान और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल होगा तो ये एंगल तो यकीनन 0 से 90 के दरमियान ही होगा ना। तो बेसिक एंगल इज ऑलवेज एक्यूट, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज एक्यूट, इट इज नो डायरेक्शन। तो बेसिक एंगल का सिंबल जो हम यूज कर रहे होते हैं दैट इज अल्फा। अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2 रेडियंस। डिग्री में अगर बात करेंगे तो 0 से 90 की डिग्री के दरमियान, 0 से 90 डिग्री के दरमियान, और रेडियंस में बात करेंगे तो 0 से पाई अपॉन 2 रेडियंस के दरमियान। अच्छा, अब ये जो पहली लाइन लिखी हुई है मैंने पढ़ी नहीं, ये पढ़ लेते हैं। द स्मॉलेस्ट एंगल दैट द टर्मिनल साइड ऑफ अ गिवन एंगल मेक्स विद द एक्स एक्सिस। ये थोड़ी सी मुश्किल अंग्रेजी लिखी हुई है, ये इसका मफहूम समझा देता हूँ। स्मॉलेस्ट एंगल दैट द टर्मिनल साइड ऑफ अ गिवन एंगल, मिसाल है एक एंगल जो है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यकीनन 0 से 90 के दरमियान होगा। तो मैंने कहा यहां से यहां तक एंगल होगा, लेट्स सपोज थीटा, मैंने कहा यहां से यहां तक है, मिसाल है। सही है, तो जिस जगह थीटा टर्मिनेट हो रहा है वहां पर जो लाइन बनेगी, उस लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल होगा वो अल्फा है। द स्मॉलेस्ट एंगल दैट द टर्मिनल साइड ऑफ अ गिवन एंगल मेक्स विद द एक्स एक्सिस। अच्छा, एंगल थीटा टर्मिनेट हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, मिसाल है यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में मैंने लाइन बना ली। लाइन बनाने के बाद जो इस लाइन का विद द पॉजिटिव सॉरी विद द एक्स एक्सिस एंगल होगा ना, ये अल्फा कहलाएगा, बेसिक एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल दैट द टर्मिनल साइड ऑफ अ गिवन एंगल, मतलब एंगल जहां टर्मिनेट हो रहा है वहां पर अगर मैं लाइन बना लूं तो उस लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो बेसिक एंगल। इफ द एंगल इज बीइंग टर्मिनेटेड इन द थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल पाया जाता है, तो उसका टर्मिनल साइड जो है वो ये वाली होगी, और इस साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल होगा वो बेसिक एंगल होगा। तो ये कहना चाह रहा है ये बात, स्मॉलेस्ट एंगल दैट द टर्मिनल साइड ऑफ अ गिवन एंगल थीटा, गिवन एंगल का मतलब होगा थीटा, थीटा की बात होगी। तो एक एंगल थीटा है, एक एंगल अल्फा है, एक्चुअल एंगल थीटा है, और जिस जिसके जरिए थीटा निकलेगा वो है बेसिक एंगल अल्फा। ये समझ लो, ये थीटा है, एक्चुअल गिवन एंगल की बात हो रही है, थीटा की बात हो रही है। तो स्मॉलेस्ट एंगल दैट द टर्मिनल साइड ऑफ अ गिवन एंगल मेक्स विद द एक्स एक्सिस, स्मॉलेस्ट एंगल दैट द टर्मिनल साइड ऑफ अ गिवन एंगल मेक्स विद द एक्स एक्सिस को थीटा कहा जाता है। Sorry, my bad, I'm repeating. The smallest angle that the terminal side of a given angle makes with the x-axis is known as the basic angle alpha. बेसिक एंगल अल्फा जो है, जहां एंगल थीटा टर्मिनेट हो रहा है उस लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान जो स्मॉलेस्ट एंगल है, जो एक्यूट है, जो हमेशा पॉजिटिव है, जो विद द एक्स एक्सिस है, उसे बेसिक एंगल कहा जाता है। बेसिक एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा एक्यूट होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब नोट फॉर्म में पढ़ लेते हैं, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द एंगल थीटा वी यूज बेसिक एंगल। अगर मुझे थीटा निकालना है तो मैं बेसिक एंगल का इस्तेमाल करता हूं तो थीटा निकलता है। whenever the angle theta is given we can use it to find the basic angle। जिस तरह बेसिक एंगल की बेसिस पर थीटा पता चल सकता है, वैसे ही थीटा की बेसिस पर बेसिक एंगल भी पता चल सकता है। जैसे थीटा की बेसिस पर जैसे बेसिक एंगल की बेसिस पर थीटा निकलता है, वैसे ही थीटा की बेसिस पर बेसिक एंगल भी निकल सकता है। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, एंगल थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बात तो मैंने कितने पहले आपको बता दी कि एंगल की मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होती है। अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजरमेंट करनी है या क्लॉकवाइज सेंस में मेजरमेंट करनी है, वो एग्जामिनर मुझे कम्युनिकेट करता है बाय गिविंग अस अ डोमेन। तो अभी के लिए मैंने ये समझा कि बेसिक एंगल की बेसिस पर थीटा निकलता है और थीटा की बेसिस पर बेसिक एंगल। तो अभी हम पहली बात पे फोकस करते हैं। अगर हमें थीटा निकालना है तो हमारे पास बेसिक एंगल होना चाहिए। तो अब मैं आपको करके बताता हूँ। मिसाल है, अगर मुझे कोई बताता है थीटा पहले क्वाड्रेंट में, तो पता है मैं क्या करूंगा? पहले क्वाड्रेंट में लाइन बनाऊंगा। मैं पहले समझाता हूँ फिर मैं नीचे वाली चीज दिखाता हूँ। अगर मुझे कोई कहता है थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, तो जिस क्वाड्रेंट में आपको कहा जाए ना कि थीटा है, उस क्वाड्रेंट में आप लाइन ड्रॉ करें और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन तक आ जाए। अगर मुझे बता दिया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मिसाल है अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ। इफ थीटा इज अ पॉजिटिव एंगल एंड इट इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड इफ इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन पॉजिटिव एक्स एक्सिस शुरू करके मैं उस लाइन तक आ गया। ये थीटा है। तो अगर मुझे बेसिक एंगल दिया हुआ होगा इस क्वाड्रेंट में, लेट सपोज मुझे बेसिक एंगल दिया हुआ है 30। बेसिक एंगल क्या होता है? उस लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान वाला एंगल होता है ना, तो वो मैंने लिख दिया 30। अब बेसिक एंगल मुझे दिया हुआ था 30, तो मुझे पूछा जा रहा है पहले क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो थीटा बताओ क्या है। तो आप देख सकते हैं पहले क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के बराबर है।
बेसिक एंगल अगर 30 है तो थीटा भी 30। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा। ये बातें सारी आगे लिखी हुई है, मैं वन बाय वन बताता हूँ। मिसाल है, मुझे कोई कहता है थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड वी हैव टू मेजर इट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंगल। आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हुए, आपने एंगल की मेजरमेंट शुरू की, आप सेकंड क्वाड्रेंट तक आ गए, आपने कहा ये थीटा है, आपको थीटा निकालना है। सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल आपके पास होना चाहिए, और बेसिक एंगल है विद द एक्स एक्सिस, लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान। यहां आपने लिख दिया बेसिक एंगल अल्फा। तो अब अगर बेसिक एंगल अल्फा अगर आपको चाहिए, बेसिक एंगल अल्फा अगर आपको निकालना है, सॉरी अगर आपको थीटा निकालना है तो अल्फा होना चाहिए। तो अगर अल्फा की वैल्यू मिसाल है आपको कुछ भी दी हुई है तो आपको थीटा निकालने आ जाएगा। तो अब हर कोई बच्चा कहेगा सर 180 में से अगर मैं अल्फा माइनस करूंगा तो थीटा आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के बराबर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा 180 माइनस अल्फा के बराबर होता है। तो अगर अल्फा की वैल्यू 30 है मिसाल, तो थीटा हो जाएगा 180 माइनस 30 विच इज 150। तो पहले क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स 180 माइनस अल्फा। अच्छा, अब मुझे कोई बताता है थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड थीटा इज पॉजिटिव, मतलब यू हैव टू मेजर इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरुआत की, आप थर्ड क्वाड्रेंट तक आए, आप रुक गए थर्ड क्वाड्रेंट में, बीच में कहीं रुक गए, आपने लाइन ड्रॉ कर, आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल थीटा है। तो पहले आपको इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल का पता होना चाहिए। तो बेसिक एंगल आपका पॉजिटिव, सॉरी लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान होता है, ये आपका बेसिक एंगल हो गया। अब बेसिक एंगल की मदद से आपको थीटा निकालना है। तो बच्चा भी जान सकता है कि सर यहां से यहां तक 180 है, 180 में मैं बेसिक एंगल अल्फा को ऐड करूंगा। तो थीटा इज 180 प्लस अल्फा। इफ थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट विल बी इक्वल टू 180 प्लस बेसिक एंगल अल्फा, 180 प्लस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स अल्फा, सेकंड में 180 माइनस अल्फा, थर्ड में 180 प्लस अल्फा। अब अगर थीटा लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मेजर करना है और थीटा पॉजिटिव है, तो अब आप आएंगे घूमते हुए और फोर्थ क्वाड्रेंट तक पहुंचेंगे और जहां रुकेंगे वहां लाइन बना देंगे। जहां लाइन बनाई तो फौरन ख्याल आया कि इस लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है, और इसको निकालने के लिए आप कह सकते हैं कि अगर मैं थीटा निकालना चाहता हूं तो 360 में से मुझे अल्फा को माइनस करना होगा। तो अब ये आप जहन में बिठा लें कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना है और आपको थीटा निकालना है, तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इक्वल्स अल्फा, इन द सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस अल्फा, इन द थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस अल्फा, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस अल्फा। यही कुछ बातें इस डायग्राम फॉर्म में दी हुई हैं, और आगे भी इसी तरह की बातें रिपीट है। तो मैंने देखे लिखा हुआ है, अगर क्वाड्रेंट 1 है, इसने इसने यहाँ पर क्वाड्रेंट वाइज किया हुआ है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। अगर यहाँ पर क्वाड्रेंट वाइज आपके सामने कोई चीज लिखी हुई है, सही है, तो क्वाड्रेंट 1 में अगर आप देखते हैं, तो क्वाड्रेंट नंबर 1 में अगर आप देखें, तो क्वाड्रेंट नंबर 1 में आपको नजर आ रहा है कि ब्लू में एंगल है और रेड में रेफरेंस एंगल है। तो मैंने बेसिक एंगल के 3 नाम दिए थे। बेसिक एंगल कहते हैं उसको, रेफरेंस एंगल इसलिए कहते हैं कि इसको रेफर करते हुए एक्चुअल एंगल थीटा आता है, और इसको एसोसिएटेड एक्यूट एंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा एक्यूट होता है। तो अगर रेफरेंस एंगल, अगर मुझे थीटा बता दिया गया कि क्वाड्रेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उस एंगल को निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि वो एंगल और उस क्वाड्रेंट का रेफरेंस यानी कि बेसिक एंगल दोनों आपस में बराबर है। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द एंगल इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, मतलब एंगल को मैं कह रहा हूँ थीटा, रेफरेंस एंगल को मैं कह रहा हूँ अल्फा। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इक्वल्स टू अल्फा। इन द सेकंड क्वाड्रेंट यू कैन सी के रेफरेंस एंगल आपका ये है, ये आपका रेफरेंस एंगल है, टर्मिनल साइड ऑफ द गिवन एंगल एंड एक्स एक्सिस के दरमियान, और आपको एक्चुअल एंगल ब्लू वाला थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए अगर आपको अल्फा दिया हुआ है तो इट्स 180 माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस अल्फा। ये मैंने यहाँ पर वजाहत भी लिखी हुई है कि अगर पहले क्वाड्रेंट में है और अल्फा 30 दिया हुआ है, तो पहले क्वाड्रेंट में थीटा का आंसर होगा 30, थीटा इक्वल्स अल्फा पहले क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो 180 माइनस अल्फा, और अल्फा अगर 30 है तो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा 150, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा हो जाएगा 150। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको एंगल निकालना है तो वो है 180 प्लस अल्फा, और अल्फा अगर आपको दिया हुआ है 30, तो 180 प्लस 30 हो जाएगा 210। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आते हैं तो इट इज 360 माइनस अल्फा, और अल्फा अगर दिया हुआ है 30, तो 360 माइनस 30 हो जाएगा 330। तो अगर आपको बेसिक एंगल अल्फा दिया हुआ है और थीटा निकालना है पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? एक तो ये बात हो गई, यहाँ ऊपर लिखा हुआ था सेकंड, तो यहाँ लिख देता हूँ थर्ड, और यहाँ लिख देता हूँ।
अच्छा, अब ये एक चीज मैंने यहाँ लेफ्ट में भी की हुई है कि अगर आपको बेसिक एंगल निकालना हो और थीटा दिया हो, मिसाल है आपको थीटा दिया हुआ 255, तो अगर आपको थीटा दिया हुआ 255 तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना शुरू होंगे, आपको पता चल जाएगा कि 180 से ऊपर और 270 से नीचे। तो हम पहले ही सेट कर चुके हैं कि अगर एंगल 180 से 270 के दरमियान है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लिहाजा अगर थीटा दिया हुआ है 255 तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और बीच में रुक जाएंगे। जहां रुकेंगे वहां आप लाइन बना देंगे। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको इस क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल निकालना है, तो जो बेसिक एंगल एक क्वाड्रेंट में होता है वही हर क्वाड्रेंट में होता है। अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो थीटा की बेसिस पे क्या बेसिक एंगल आ सकता है? तो हाँ भाई, बच्चा भी कह सकता है कि सर यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ये 180 है, और जब ये पूरा 255 है तो 255 में से 180 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो अल्फा अगर निकालना चाहेंगे तो आप 255 माइनस 180 करेंगे तो आपका अल्फा आ जाएगा। वैसे भी आपको थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर पता है कि 180 प्लस अल्फा थीटा के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक भी अगर थीटा 255 दिया हुआ है और आपको बेसिक एंगल अल्फा निकालना है तो 180 को 255 से माइनस कर देंगे, तो 255 माइनस 180 विल गिव यू अल्फा। 255 माइनस 180 विल गिव यू अल्फा। तो अगर आपको अल्फा दिया हुआ है तो आप थीटा निकाल सकते हैं, और अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो आप अल्फा निकाल सकते हैं। ये मैंने एक समरी आपके सामने रखी। मुझे बताएं, यहां तक जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, बातें सारी समझ में आ रही हैं? मैंने पूरी जान मार के कोशिश की है कि आपको सही मानों में कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सही है? अच्छा, यहां तक जो है वो जल्दी से नोट लिख लें, जो लिखा हुआ है इसको लिख लें 1 मिनट के अंदर, और जल्दी जल्दी करें क्योंकि फिर मेरी असर की नमाज है इंशाल्लाह। और मुझे एक छोटी सी चीज और बतानी, बल्कि स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, सब स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ रह गया है तो आप लिख लेंगे बाद में इंशाल्लाह। हसन, ग्रेडियंट पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइन होगी वो उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, बट ग्रेडियंट का कोई लेना देना है नहीं इसका। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में जो लाइन बनी हुई है दोनों का ग्रेडियंट पॉजिटिव है, बट हमें इसका करना क्या है? सही है? अच्छा, अब देखिए, यही बात जो मैंने आपके सामने की थी, ये थोड़ी सी आपके सामने डायग्राम नोट्स में बने हुए होंगे, उसमें लिखने के लिए एक्टिविटी, ताकि आप कर सकें कि भाई अच्छा मैंने इसमें जो है जो सेंस है वो आपके सामने, देखिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, आपके सामने मैं लिखता हूँ। मिसाल है, ये आपका पहला क्वाड्रेंट समझ लें। मिसाल है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सही है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आपका है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो है ये वाला एंगल, अगर आपका ये आपका अल्फा दिया हो तो थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव। अब सबसे पहले मिसाल है, डोमेन इज पॉजिटिव। अगर थीटा पॉजिटिव दिया हो, सही है, इफ थीटा इज पॉजिटिव, तो थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब आप जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। कैसे पता चला थीटा पॉजिटिव है? आपको डोमेन दिया हुआ है, एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिव डोमेन, जो थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 360। तो थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री, इसका मतलब यू हैव टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ही आपने डोमेन देखा, आपको फौरन पता चल गया कि आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करनी है। अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो अब बेसिक एंगल आपको नजर आता है। तो अगर पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो पहले क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो अल्फा के बराबर होता है, तो यहाँ लिख लें थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अच्छा, अगर आप देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बेसिक एंगल अल्फा यहाँ पर होता है, और आपका जो थीटा होता है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। तो यहाँ आपका हो गया थीटा 180 माइनस अल्फा। ये हो गया पहला क्वाड्रेंट। फिर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, तो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल अल्फा आपने मार्क किया, और यहाँ से यहाँ तक जो आपका एंगल आया थीटा, वो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा 180 प्लस अल्फा। और अगर आप बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको बेसिक एंगल की लोकेशन पहले, ये थीटा है आपका, बेसिक एंगल की लोकेशन आपको पहले ही पता है, ये आपका बेसिक एंगल है। थीटा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होगा, और आप उसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करेंगे। अरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि डोमेन पॉजिटिव है चंदा। डोमेन आपका 0 से 360 तक है, इसका मतलब आपने घूमना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव डोमेन का मतलब ही ये होता है। तो पहले क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के बराबर, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा 180 माइनस अल्फा के बराबर, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस अल्फा के बराबर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो थीटा होगा वो 360 माइनस अल्फा के बराबर होगा। ये आपने मेरे साथ साथ लिख भी लिया होगा।
सही है, नहीं लिखा तो मैं एक साथ स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ। अब अगर आपको डोमेन दिया हुआ है -360 से 0 तक, डोमेन दिया हुआ है -360 से 0 तक, तो अब क्या करोगे? अब आपको क्लॉकवाइज घूमना होगा। अब जब घूमना शुरू करोगे, घूमना अगर आप शुरू करोगे, तो अब आप समझ लो ना, अगर आपका ये पहला क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, मिसाल है। तो अब आप शुरुआत फोर्थ क्वाड्रेंट से करोगे, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो आपकी शुरुआत फोर्थ क्वाड्रेंट से होगी। शुरुआत एंगल की मेजरमेंट की हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होती है, और फिर आप डोमेन के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हो या क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हो। तो यहां पर आप जो है क्लॉकवाइज घूमना शुरू करोगे। क्यों भाई? क्योंकि उसने डोमेन दिया -360 से 0 तक, इसका मतलब आपको थीटा की मेजरमेंट करनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही है, बट अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे ना, तो आप, पहले मैं बेसिक एंगल मार्क कर लेता हूँ। यहाँ बेसिक एंगल हो गया, ये आपका थीटा होगा। पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर होता है? थीटा माइनस अल्फा के बराबर होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो थीटा होता है ना, वो आपका माइनस अल्फा के बराबर होता है। थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। अच्छा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो आपका बेसिक एंगल आपको यहाँ नजर आता है। बेसिक एंगल तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बट थीटा आपका ये होता है। अब थीटा जो आपका है, देखने वाला बोलेगा सर 180 में से अल्फा माइनस करेंगे तो 180 माइनस अल्फा होगा। 180 माइनस अल्फा तो पॉजिटिव हो गया ना, 180 माइनस अल्फा को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो -180 प्लस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो बेसिक एंगल आपको यहाँ नजर आता है, थीटा आपका यहाँ से यहाँ तक होता है। वैसे आप देखें तो ये 180 प्लस अल्फा नजर आ रहा है, 180 प्लस अल्फा, बट 180 प्लस अल्फा को आप देखेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -180 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आपका अल्फा थीटा होता है -180 माइनस अल्फा। और फिर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ये आपका अल्फा है, थीटा आपका चूंकि नेगेटिव है, कहने वाला कहेगा ये 360 माइनस अल्फा है, बट क्योंकि ये माइनस है, तो 360 माइनस अल्फा को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -360 प्लस अल्फा। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट शुरू होती है, तो मामला फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू होता है। तो फोर्थ, अब देखें कंपैरिजन भी करें। पहले क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के बराबर था, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा है तो अल्फा के बराबर, मैंने थीटा लिखा नहीं है, हाँ ये थीटा है, ये थीटा है, हाँ थीटा है, यहाँ है तो थीटा अल्फा के बराबर, बट क्योंकि क्लॉकवाइज है तो मैं कहूंगा थीटा माइनस अल्फा के बराबर। तो जो यहाँ पॉजिटिव में थीटा अल्फा के बराबर था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ फोर्थ में थीटा माइनस अल्फा के बराबर। अच्छा, फिर मैं आया थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो वहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस अल्फा था, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में -180 प्लस अल्फा है। 180 माइनस अल्फा को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -180 प्लस अल्फा। फिर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस अल्फा था, तो यहाँ घूमते घूमते सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू के लिहाज से 180 प्लस अल्फा ही है, लेकिन क्योंकि माइनस है, क्लॉकवाइज है, तो 180 प्लस अल्फा पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -180 माइनस अल्फा। और फिर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम पहुंचे, तो जो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में मामला था 360 माइनस अल्फा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ -360 प्लस अल्फा। तो अब अगर आपको पॉजिटिव डोमेन दिया हुआ है, तो थीटा इक्वल्स अल्फा, 180 माइनस अल्फा, 180 प्लस अल्फा एंड 360 माइनस अल्फा इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स रिस्पेक्टिवली। बट अगर अगर जो है थीटा नेगेटिव है, तो थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, -180 प्लस अल्फा, -180 माइनस अल्फा एंड -60 प्लस अल्फा इन द फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट्स रिस्पेक्टिवली। क्वाड्रेंट्स के नाम वही रहेंगे, जो पहला है वो पहला ही रहेगा, बट एंटी क्लॉकवाइज में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होता है, और क्लॉकवाइज में चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला होता है। बस ये ध्यान में रख लें, और ये नोट भी कर लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक्नॉलेजमेंट दे दें। क्लियर एंड डन। नमाज में मेरा बहुत कम टाइम रह गया है, तो मुझे जल्दी से एक्नॉलेजमेंट दे दें। शाबाश। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, और जितना मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया उसको इंशाल्लाह मुकम्मल करके लाएंगे, तो अगली क्लास में बहुत कुछ पढ़ाने के लिए होगा इंशाल्लाह। अगली क्लास का मैं टाइम आपको कंफर्म करता हूँ, क्योंकि हमें क्लास कॉम्पनसेट करनी थी उसकी। इंशाल्लाह मैं आपको कंफर्मेशन व्हाट्सएप पे देता हूँ, फिर इंशाल्लाह कंफर्मेशन के बाद फिर हम बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।